चाह जाने की वहाँ शब्द देहातीत में, पर ज्ञान का दरबार ये शब्द रोके राह है। नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम भारत त्रिपाठी जी के साथ बैठे हैं। बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और काफ़ी कुछ लिखते पढ़ते हैं और अच्छी पकड़ है भाषा पर, साहित्य पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संवेदनशील इंसान हैं। उनसे बातचीत करते हैं, बहुत साल बाद मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, कैसे हैं अभी आप? ठीक है युवराज, और स्वास्थ्य कुछ उम्र के कारण कुछ चल रहा है ऐसे ही जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी रचनाओं में जो हमने पढ़ी हैं, आपको जिस तरीके से हमने आपका सानिध्य पाया है, तो आप जिस तरीके से कहते हैं उसमें कुछ बेचैनी नज़र आती है। तो ये बेचैनी क्यों है? जैसे कि आपने शुरुआती दौर में युवराज तुमने मेरी एक कविता को कोट किया, चाह जाने की वहाँ शब्द देहातीत में, कौन जाने कि वहाँ कितने अनुद्घाटित क्षितिज हैं, पर देह का दरबार ये शब्द रोके राह हैं जाने नए आकाश में। जाहिर है शब्दों के पार जाने की, इस देह के पार जाने की एक प्रबल इच्छा भीतर कहीं गहरे हिलोरे मार रही होती है। और देह के पार जाने का अर्थ ये है, देह जिस तरह से हमारे भावों का सम्मान करता है, उसी तरह से शब्द के भीतर जो निहितार्थ भाव हैं उनका सम्मान ये शब्द कर रहे हैं। तो शब्दों के भीतर अंतर्निहित जो भाव हैं उनके पार जाने की एक इच्छा कहीं गहरे में समाई हुई है मेरे की। जी। लेकिन जहाँ तक बात शब्द की करें, हाँ। तो अब जिस तरीके से दौर आया है, शब्द घायल भी कर रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि अब शब्दों को जो है उस रूप में लिया जा रहा है जिससे लोगों को पीड़ा हो और लोग पीड़ित महसूस करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है हमारे आज के जीवन में और आज के पूरे व्यवस्था में। अगर हम बात करें इसको युवराज, ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा खुल कर कहो कि शब्दों का किस तरह से जो आज की प्रचलित राजनीति के माध्यम से जिस तरह के शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है उसकी बात अगर कर रहे हैं। मैं उसको जोड़ते हुए कह रहा हूँ। मैं उसको मैं पूरी तरह से, राजनीति को भी लीजिए आप, हमारे सामाजिक संदर्भों को भी लीजिए और तमाम चीज़ों को, हमारे जीवन शैली को भी लीजिए। तो देखो, शब्द के भीतर जो अंतर्निहित भाव हैं उसको अपने निहितार्थ गढ़ या मोड़ लेना आज के एक राजनीतिक परिदृश्य में ये एक तरह का ये बहुत ही, उसको क्या कहना चाहिए कि समाज को टुकड़ों में, आदमी को, व्यक्ति को खंडित रूप में प्रतिष्ठित करने का एक कुत्सित प्रयास कहा जाना चाहिए उसको। मसलन आप ले लो, जिस तरह की आज ये चल रही है कि समाज को खंडित करने का प्रयास में कहना ये चाहता हूँ, इसका निहितार्थ समझ गए होंगे कि जिस तरह की सामाजिक प्रवृत्तियाँ राजनीतिक उद्देश्यों के तहत एक अभियान के तहत जो चलाई जा रही हैं, उससे हमारे कई तरह की सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी एक तरह से रूपांतरित हो रही हैं या की जा रही है कहीं, कि आप कि आदमी को खंडित रूप में, समाज को खंडित रूप में, जातियों में, ये मैं यहाँ अपनी एक और कविता उद्धृत करना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर प्रसंगवश ये कविता अंग्रेजी में है कि आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, आई कंट्रडिक्ट माई सेल्फ। मैं खुद का खंडन करता हूँ। आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, आई कंट्रडिक्ट माई सेल्फ, आई नीड नॉट टू बी आइडेंटिफाइड विद एनी कास्ट, creed or religion, nor I be identified with any territorial boundaries. The entire cosmos is home to me.
आई स्पेल गॉड इन द नेम ऑफ नेचर। मैं तो गहरे अर्थों में आस्तिक हूँ। ऊपरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि मैं नास्तिक होने के ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस कविता में आखिरी पंक्ति में कहा है कि आई स्पेल गॉड इन द नेम ऑफ नेचर। तो लोगों को ये लग सकता है कि मैं ये हूँ, पर इसके भीतर मैं प्रकृति के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने का एक ज़्यादा ही कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अभी जिस तरीके से आपने बात कही कि वो दिखता भी है, राजनीति के संदर्भ में हम सीधे सीधे आते हैं। अभी जो एक नारा उछला हुआ है मैं वही कि जी अभी एक नारा बड़ी तेजी से उछला हुआ है, अभी चूंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें एक नारा उछला है, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, और उसी के साथ ये भी दूसरी पार्टी ये भी कह रही है, जुड़ेंगे तो बचेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो विखंडन की तरफ इशारा करता है। हाँ, मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम है ना इसको स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपनी मैं बातों सीधे को सीधे उसी पे आ गया ना। हाँ, तो मैं इसमें तो ज़्यादा सरल होगा मेरे लिए, सहज भी होगा कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे, ये इस तरह का राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास किया जा रहा है। एक हिंदू समाज को आप एक झंडे के तले मैंने लामबंद करने की कोशिश में आप भारतीय समाज को खंडित करने का ये प्रयास के रूप में अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये में भारतीय समाज को आप बांटने के लिए कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ा कुछ हम इससे हासिल कर पाएंगे। लेकिन एक इसमें सवाल ये उठता है कि अभी जो नारा उछाल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, अभी वो सत्ता में है 14 के बाद से, ठीक है। उससे पहले जो दल सत्ता में रहे हैं, तो उसमें वो भी तो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हैं कि आज समाज इस रूप में इस स्थिति में पहुंच गया है। हाँ, जैसा कि ये दोष अभी का वर्तमान में सत्ताधारी दल के द्वारा लगाया जाता रहा है, कांग्रेस पर स्पष्ट रूप से कहूँ कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। तो देखिए, आरक्षण भी आप एक तरह से लें तो वो भी एक तरह का, अगर उस भाजपाई नज़रिए से देखें तो वह भी एक तरह का तुष्टीकरण का प्रयास है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि समाज का एक वर्ग हजार वर्ष से जो हाशिए पर पड़ा रहा है, सारे अवसर उनके लिए कभी भी समान रूप से उपलब्ध नहीं रहे, तो उस वर्ग को आप एक समय विशेष के लिए आपको उनको एक आरक्षण देकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास कर रहे हैं आप। तो ये कहीं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। आप देख लीजिए, मुस्लिम समुदाय से आज तुम ये देख सकते हो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना है। मुस्लिम समुदाय का के बड़े बड़े हमारे समाज के बड़े बड़े ओहदों पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ले लो, IAS अफसर ले लो, कितने परसेंट लोग आ रहे हैं। तो मुस्लिम समाज एक वंचित रहा है, जिस तरह से SC ST अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग रहे हैं। तो मुख्य धारा में उनको लाने के लिए आपको एक कालखंड के लिए उनको आरक्षण देना पड़ेगा। जी। अब जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि इतने बड़े लोकतंत्र में लोक कहाँ है, क्या दिखाई दे रहा है? इसको अगर गहरे दार्शनिक अर्थ में लूँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ये स्केलेटन के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे समाज में। वास्तविक रूप से इसका अस्तित्व हम कहाँ देख पाते हैं। आप ये सोचो कि फला रंग मेरी पसंद है, मैं सोचता हूँ, लेकिन कहीं गहरे में इसको आप जाकर एक आत्मविश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि आपके माइंड को कंडीशनिंग किया जा रहा है कि ये रंग इस तरह की सामाजिक छवि के लिए, इस तरह का चश्मा, इस तरह का गणवेश एक सामाजिक छवि को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है। तो इस तरह से आपका एक माइंड सेट आपको बनाया जा रहा है, रंगों के जरिए से ही बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ज़्यादा खुल के बोलूँ, कि कपड़ों से इनको पहचाना जा सकता है। तो ये जो खंड खंड में बांटने की राजनीति है, ये कालांतर में हमारे भारतीय समाज को ही खंडित कर रहा है। ये
देश को कोई मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। मैंने लोकतंत्र की बात कही थी, तो लोक को मैं इस रूप में भी जानना चाहता हूँ कि क्या लोक जो है वो चुनाव तक ही सीमित रह गया है? हाँ, तो आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें। हाँ, तो इसमें एक तो पहले मैं अपने इस मामले में अपना दार्शनिक जो दृष्टिकोण है जी। वो ये रख दूं कि लोकतंत्र में आप देखेंगे कि तंत्र हावी होते जा रहा है। मेरी एक कहानी है जिसमें मैंने मनुष्य को निकृष्टतम प्राणी के रूप में निरूपित किया है। कैसे किया है कि मल त्याग, मल, आहार, निद्रा, मल त्याग, भोजन, ये सब मनुष्य को बुनियादी सुख देने वाली जो प्रिमिटिव हमारी इंस्टिंक्ट है उनको संतुष्ट करने वाली प्रवृत्तियाँ हैं। तो आप आहार के लिए देख लीजिए, एक पूरा तंत्र उपस्थित है। किसी भी दूसरे प्राणी में, मनुष्य से इतर किसी भी दूसरे प्राणी में आहार को ग्रहण करने के लिए कोई तंत्र उपस्थित है। हमारे पास एक रसोई है, महीने भर के राशन की लिस्ट है। इसी तरह से आप मल त्याग के लिए आपके पास एक शौचालय है, शौचालय में फ्लश की सुविधा, इस तरह से शौच करने के लिए बैठने की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा, ये उसमें भी एक तंत्र हावी है। निद्रा के लिए भी आपको तंत्र हावी है। मनुष्य से इतर किसी भी प्राणी में तंत्र हावी नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो लोकतंत्र में भी लोक पर तंत्र हावी हो गया है। तो आप हमारे राजनीतिक परिदृश्य या सिस्टम को भी देखें तो इसमें तंत्र इतना ज़्यादा हावी है कि लोक का प्रतिनिधित्व लगभग असंभव है। कैसे कि आप फर्ज करिए कि एक विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव के हर गांव और मतदाता तक पहुंचने के लिए ही, सिर्फ पहुंचने के लिए उनको अपने वोट के प्रति वोट देने के लिए उनको तैयार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप उनके दायरे तक पहुँचेंगे, इतने में ही एक चुनाव के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का, 5 से 10 लाख रुपए का खर्च है। तो एक साधारण आदमी क्या 5 से 10 लाख रुपए खर्च करने की औकात रखता है? नहीं रखता, जाहिर है। तो जब सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर है तो सामान्य आदमी के प्रतिनिधित्व कैसे संभव है इस लोकतंत्र में? तो ये बताइए, कुछ संभावनाएं बची हुई हैं बेहतर की? मैंने जैसे पहले ही कहा कि मनुष्य को मैं निकृष्टतम परम प्राणी मानता हूँ, तो संभावनाएं तो मुझको कहीं दूर दूर तक संभव नज़र नहीं आती हैं कि इसमें किसी तरह के, क्योंकि मनुष्य का अपना स्वभाव ही इतना, उसने अपने आप को इतना जटिलतम विकास की प्रक्रिया से ये करके एक इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर लिया है मनुष्य ने कि उस तंत्र के चंगुल से निकल पाना मनुष्य को संभव ही नहीं लगता। मुझको मनुष्य के कि आज़ादी का जो चीर स्वप्न है कहना चाहिए, वह चीर स्वप्न सिर्फ इस मनुष्य प्रजाति के समाप्त हो जाने के बाद ही और किसी दूसरे प्रजाति के इसके बदले में अस्तित्व में आने के बाद ही ये संभव लगता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ जी। आखिरी एक सवाल आपसे जानना, इस बातचीत में हम इस सवाल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि जब परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं या चीज़ें जब बिगड़ती जाती हैं तो ताना बाना हमारा जब बिगड़ने की दिशा में होता है तो सबसे बड़ी भूमिका होती है उसको संभालने की साहित्य की। तो क्या कुछ किया जा रहा है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आज के दौर में कितनी जिम्मेदारी से ये काम किया जा रहा है? देखो युवराज, अगर आज पिछले 2 दशकों के दलित साहित्य पर अगर हम ये डालें तो प्रतिरोध के स्वर बहुत स्पष्ट रूप से तुमको दलित साहित्य में मिलेंगे। शैलेंद्र शर्मा की कविता की एक पंक्ति मैं उद्धृत करना चाहूँगा। कहाँ ले जा रहे हो मेरे देश के बच्चों को स्कूलों और महाविद्यालयों की तरफ, कि खेत और खलिहान उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से ताकते हैं। तो दलित ये का स्वर अभी वाकई यहाँ भी शैलेंद्र शर्मा की इस कविता में भी तंत्र का, शिक्षा तंत्र का हावी रहने की ओर वो इशारा कर रहे हैं। तो आप मराठी साहित्य में ले लो, मराठी साहित्य में भी इसी तरह आपको प्रतिरोध के स्वर सुनने को मिलेंगे। बंगाली साहित्य तो शायद अपने
जन्म काल से ही मान लो कि क्रांतिकारिता को समेटे हुए है। इसी तरह से हमारे देश की अन्य भाषाओं के साहित्य के में भी देखो तो वहाँ दलित साहित्य जो है वो काफ़ी मुखर होकर ये कर रहा है। अब कहा नहीं जा सकता है कि ये दलित स्वर प्रतिरोध के ये दलित स्वर समाज के परिवर्तन की किस दिशा की ओर ले जाएंगे, क्या एक वांछित परिवर्तन ला सकने में ये समर्थ होंगे या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत निराशावादी आदमी हूँ और मनुष्य प्रजाति के को लेकर कहूँ तो मुझको इस प्रजाति से मनुष्य के किसी कल्याणकारी कार्य की इससे कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखलाई पड़ती है। जी लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि चाहे साहित्य हो, साहित्य मतलब मैंने पूरा इसमें कला को भी समाहित कर लिया, तो तमाम कला की विधाएं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर बात करें तो इसमें भी जो सत्ता जो होती है, सत्ता का रंग हावी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि उस तरीके से चीज़ें नहीं रची जा पा रही हैं, उस तरीके से प्रतिरोध के स्वर जिस तरीके से आने चाहिए वो उभर के नहीं आ पा रहे हैं, जो आज से हम 2 दशक पहले जिस तरह के उभर के आते थे। नहीं, तुम्हारा कहना ये सही है कि अपने अल्पकालिक लाभ के लिए हमारे जो सृजनकर्मी भाई हैं उन्होंने अपनी रचनाधर्मिता से एक तरह का काफ़ी हद तक उन्होंने समझौता भी किया है, लेकिन कुछ हैं अभी भी जो जैसे बारबरा राव, मैं तो बड़ा खुले तौर पर ये कहता हूँ कि जो तेलुगु के कवि हैं वो काफ़ी मुखर हैं, वो काफ़ी लोकप्रिय हैं जनमानस के बीच में। उनकी कविताएं आज भी तेलुगु भाषी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। तो इससे ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ा सृजन कर्मियों का एक बहुत बड़ा वर्ग सत्तासीन वर्ग के पक्ष में जाकर खड़ा होकर अपना सृजन कर्म करने लगा है, ऐसा भी नहीं है। एक वर्ग है अभी भी अपनी प्रतिबद्धता के साथ में खड़ा है। जी, तो आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि मैं निराशावादी इंसान हूँ, लेकिन आपकी इस वक्तव्य से, आपके इस बात से एक चीज़ निकल कर आई है कि अभी भी आशा की एक किरण बाकी है बेहतर की तरफ। जैसे आप कहते हैं कि कुछ साहित्यकार अच्छा कर रहे हैं, बगैर सत्ता के दबाव में आए। लेकिन मैंने साथ में ये कहा था कि इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले पाएंगे, इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं हूँ। जी, क्योंकि मैंने मनुष्य प्रजाति के ऊपर ही सवाल खड़े करने का प्रयास किया है अपने, मैंने शुरुआती वक्तव्य में ही मैंने कहा है। जी, वो आपने कहा। हाँ। तो लेकिन हम एक आशा की तरफ देख रहे हैं, आशा की किरण हमको दिखाई देती है कि समाज आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर की स्थिति में, दिशा में जाएगा। वो इसलिए क्योंकि समाज में एक पक्ष, जैसा आपने कहा, ऐसा भी है जो पूरी ताकत से जो है, पूरी ताकत से गलत के खिलाफ प्रतिरोध के स्वर उठा रहा है, और तो उम्मीद की जानी चाहिए कुछ बेहतर होगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और ये बातचीत की आपने। तो ये थे भारत त्रिपाठी जी, जिनसे हमने इनका जो दार्शनिक का पक्ष है, साहित्य का जो इनका पक्ष है, और जो एक संवेदनशीलता है, तो वो हमने बाहर लाने की कोशिश की, और आज के संदर्भ में हम क्या कुछ इनसे सुन सकते थे वो हमने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।